तो अभी हम पता लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज सर्कुलर लूप के एक्सिस में किसी एक पॉइंट पे। तो ये चार्ज सर्कुलर लूप इस फिगर में देखें, यहां पर ये है। मान ले इसमें कुछ चार्ज दिया गया, इस सर्कुलर लूप में कुछ चार्ज दिया गया, वो अमाउंट ऑफ चार्ज है फॉर एग्जांपल Q। तो इसके एक्सिस में, इसका एक्सिस क्या होगा, इसका सेंटर से अगर इस प्लेन में, इस सर्कुलर लूप का जो प्लेन है, इस प्लेन पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर से, तो उस लाइन को हम कहते हैं इसका एक्सिस, नेचुरल एक्सिस। तो इसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट में इस Q चार्ज के कारण, ये देखिए ये जो Q चार्ज जिसे कि हमने इस सर्कुलर लूप को दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव Q चार्ज है, तो यही चार्ज इस पूरे लूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हो गया कुछ इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए सवाल में कभी कभार ना ये चार्ज नहीं कहा जाएगा कि कितना चार्ज दिया गया, इस लूप को कहा जाएगा कि कुछ चार्ज दिया गया जिसके कारण इस सर्कुलर लूप का जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हो सकता है आपको कहा जाए कि चार्ज कुछ दिया गया इस सर्कुलर लूप में, हो सकता है यह कहा जाए कि कुछ चार्ज दिया गया जिसके कारण इस सर्कुलर लूप में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बना वो लैम्डा है। तो हम दोनों ही केस के लिए इसे इवैल्यूएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे इस एक्सिस में किसी एक पॉइंट में। तो कुछ डायमेंशंस लिख लेते हैं, जैसे कि ये जो सर्कुलर लूप है इसका जो रेडियस है ये है r, तो ये रेडियस है r, और जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे से वो पॉइंट है यहां पर। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना इस एक्सिस में, पॉइंट यहां हो सकता है, पॉइंट यहां हो सकता है, पॉइंट यहां हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है पॉइंट। तो हमने आर्बिट्रेरली एक पॉइंट यहां पर कंसीडर किया और हमने ये माना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो सेंटर है इस सर्कुलर लूप का, इस सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। तो ये दोनों डेटा जो है ये गिवन है कि सर्कल का जो रेडियस है वो है r, और जो पॉइंट जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, अर्थात परपेंडिकुलरली इस सरफेस से नॉर्मली x डिस्टेंस दूर है। और इस सर्कुलर लूप में जो चार्ज दिया गया ये Q है, या फिर कहा गया कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये लैम्डा है। तो हम दोनों के लिए ही इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैं इसे शुरू में ही थोड़ा आसान बना देता हूं। मान ले कि कहा गया है कि चार्ज जो दिया गया इस सर्कुलर लूप में वो Q है, तो इससे हम इस लूप में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बना इसे पता कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखें लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरे सर्कुलर लूप में अगर Q चार्ज दिया जाए तो इसका जो लेंथ है वो अगर हम पता कर ले इस सर्कुलर लूप का, तो हम चार्ज पर यूनिट लेंथ पता कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ये लेंथ कितना होगा। इसी लेंथ को हम इस सर्कल का सरकमफरेंस कहते हैं। तो ये लेंथ मान ले कि c है जो कि है सरकमफरेंस, तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r। r है इसका रेडियस इस सर्कल का, तो इसका जो लेंथ होगा इस सर्कुलर लूप का ये होगा 2 पाई r। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा ये कितना होगा। जैसे कि इसका डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हमने कितना दिया Q, कितना लेंथ में दिया, ये पॉजिटिव Q लिखना चाहिए हमें, प्लस Q कितना लेंथ में दिया, 2 पाई r लेंथ में दिया, तो 2 पाई r लेंथ में दिया। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए अगर हम इक्वेशन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इस पॉइंट में जो बनेगा उसका इक्वेशन अगर हम लैम्डा के रेस्पेक्ट में पता करें, अर्थात लैम्डा के फंक्शन में पता करें, तो आप उसके चार्ज के फंक्शन में भी पता कर सकते हैं उसे। इसका मतलब अब इक्वेशन हम कुछ भी डिराइव करें, हम इंटरचेंजेबली लैम्डा और Q यूज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि हमने इन दोनों को इंटर रिलेट कर दिया। मान ले फंक्शन अगर कुछ ऐसा होता है कि लैम्डा इंटू r डिवाइडेड बाय x, मैं ऐसे ही रैंडम एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं,
तो ये तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, तो यहीं पर अगर क्यू के रेस्पेक्ट में हमें करना होता तो लैम्डा के जगह हम इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये बन जाता क्यू के लिए एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम दोनों के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ये डायरेक्टली हम पता नहीं कर सकते। देखिए कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि यहां पर जो चार्ज है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे इस लूप में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो पॉइंट है यहां, ये जो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, ये पॉइंट से ये जो हर एक चार्ज है, जो छोटे छोटे चार्ज के यूनिट्स है या छोटे छोटे चार्जेस हैं, ये हर एक जगह पे उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दूर है। अगर हम इस डिस्टेंस को पता लगा ले तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट आर्ग्यू करते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है शुरू में कि हर एक चार्ज से ये डिस्टेंस अगर हम पता कर ले इस पॉइंट का, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, अर्थात हम मान रहे हैं कि यहां जो स्पेस है, ये जो रीजन है, जो मीडियम है, ये फ्री स्पेस है, अर्थात एयर या वैक्यूम दोनों हो सकता है। दोनों के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वो लगभग सेम होता है, तो दोनों के लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो सोर्स चार्ज है। अब देखिए टोटल सोर्स चार्ज कितना है, क्यू है। हर एक से अगर हर एक छोटे छोटे चार्जेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो तो जो इफेक्टिव चार्ज होगा जो कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो तो क्यू होगा। और चूंकि हर एक चार्ज, छोटे छोटे जो भी चार्जेस हैं, जो चार्जेस के यूनिट हैं, यूनिट चार्जेस हैं या एलिमेंट्री चार्जेस हैं, हर एक चार्ज इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस दूर है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज क्यू, और इस पूरे के पूरे चार्ज में जितना भी इफेक्टिव चार्जेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, हर एक चार्ज चूंकि मान ले एक्स डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस है एक्स, तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस होगा एक्स। अच्छा एक्स तो हमने मान लिया, तो एक्स की जगह मैं यहां यूज करूंगा, मान ले वाई डिस्टेंस दूर है, तो ये भी जो पॉइंट होगा ये भी वाई डिस्टेंस दूर है और ये भी वाई डिस्टेंस दूर है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर्ड। वाई का वैल्यू हम पता लगा लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। कैसे कैंसिल करता है वो हम आगे देखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मान ले एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपने इसे दोनों हाथों से दबाया, अर्थात आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। आप एक डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स और दूसरे डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे। तो क्या इस पे नेट फोर्स 4 न्यूटन लगेगा? नहीं, इस पे नेट फोर्स लगेगा 0। उसी तरह से अगर मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा, आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन और आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, तो क्या नेट फोर्स 4 न्यूटन होगा? बिल्कुल नहीं। हमें यहां पर वेक्टर एडिशन करना होगा और ये 4 न्यूटन नहीं होगा, उससे कम होगा। सो उसी तरह से यहां भी ऐसे ही होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है एलिमेंट्री चार्जेस के कारण या एलिमेंट्री लेंथ में बने हुए चार्जेस के कारण, सिचुएटेड चार्जेस के कारण, वो जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे कैंसिल करते हैं। इसीलिए हम जो पिछला इक्वेशन जो लिखा गया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल तब होगा जब हम कोई स्केलर क्वांटिटी पता लगाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम पता लगाते तो हम ऐसे पता लगा सकते थे। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट को कैंसिल करेगा और कुछ बच जाएगा कंपोनेंट, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो हम वैसा इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे हम इस केस में। तो हमें क्या करना है कि एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करना है। तो ये एक एलिमेंट्री लेंथ है जिसका की लेंथ है dl। अब देखिए इस dl लेंथ में कितना चार्ज सिचुएटेड है। सो इस dl लेंथ में जो चार्ज सिचुएटेड होगा वो चार्ज हम कह सकते हैं, चूंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है और हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ होगा नेट चार्ज, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज होगा सिर्फ इतना सा लेंथ में, वो नेट चार्ज होगा लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी,
इनटू द लेंथ। आप यहां पर यूनिटरी मेथड से भी इसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि Q चार्ज था कितना लेंथ में, Q चार्ज था 2 पाई आर लेंथ में, तो 2 पाई आर लेंथ में Q चार्ज, यूनिट लेंथ पे Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर चार्ज, और dl लेंथ में Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू dl चार्ज है, सिर्फ इतना सा लेंथ में। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl। सो यूनिटरी मेथड से भी अगर हम पता लगाएं तो हम ये पता लगाएंगे कि जो चार्ज होगा सिर्फ उतना सा लेंथ में, सिर्फ इस एलिमेंट्री लेंथ में वो चार्ज होगा लैम्डा इंटू dl। आप इसे Q के फंक्शन में भी लिख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू dl। तो इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ में जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो ये तो बहुत छोटा सा चार्ज है, देखते हैं इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा इस पॉइंट में। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को मिला देना है इस पॉइंट के साथ। तो हमने ऐसे मिला दिया, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर बनता है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो इससे दूर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो कुछ ऐसा बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे हमने कहा कि यह है DE, वेक्टर DE। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो चार्ज है, सिचुएटेड चार्ज है यहां पर, वो चार्ज उसका भी मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ठीक ऑपोजिट साइड में यहां पर एक और एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे, बहुत छोटा सा लेंथ। यहां भी ये जो लेंथ है ये dl है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चार्ज सिचुएटेड होगा वहां पर इतना ही होगा, लैम्डा इंटू dl। और हम क्या करेंगे, इसे भी उस पॉइंट के साथ मिला देंगे कुछ ऐसा, और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहां पर हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये भी बहुत छोटा है, तो इसे हमने नाम दे दिया DE डैश्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट नहीं कहना चाहिए, अलग है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम नहीं है, एज वेक्टर ये सेम नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग नाम दिया। ये DE है तो ये DE डैश्ड है। अब देखिए, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जितना चार्ज है यहां भी उतना ही चार्ज है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट्री लेंथ से और इस एलिमेंट्री लेंथ से, वो दोनों सेम है। तो मान ले कि वो y है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी y होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस के लिए, जब मीडियम फ्री स्पेस हो, इनटू सोर्स चार्ज। यहां पर सोर्स चार्ज दोनों ही केस में सेम है, लैम्डा इंटू dl, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो y स्क्वायर। ये इक्वेशन दोनों के लिए लागू होगा। अर्थात दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। सो एज वेक्टर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जब मैग्नीट्यूड सेम है तो उसे हम यहां पर लिख लेते हैं, आगे हम इसे यूज करेंगे। सो दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम। सो DE, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है DE डैश्ड के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए, ये जो y है इसका वैल्यू चाहिए होगा, तब जाके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। सो y, पाइथागोरियन थ्योरम आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है, ये सेंटर से इस एलिमेंट्री लेंथ का जो डिस्टेंस है ये तो होगा इसका रेडियस r, और इस पॉइंट से, सेंटर से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है x। अर्थात इस राइट ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो है x, और बेस जो है ये है r, और ये y जो है ये है हाइपोटेन्यूज इस राइट ट्राइंगल का। यहां पर देखे राइट एंगल बन रहा है, ये देखे राइट एंगल बन रहा है। सो यहां पर हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड। इससे आगे हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड।
अब देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसे हम यहां पर इवेल्युएट कर लेते हैं। सो डीई, इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा इसका भी वही मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का सेम है। सो डीई, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज। डीई किसके कारण बन रहा है? डीई इस एलिमेंट के कारण बन रहा है, जिसमें कि कितना चार्ज है? इतना चार्ज है, लैम्डा इंटू डीएल। तो लैम्डा इंटू डीएल हो गया सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड, अर्थात वाई का स्क्वायर। इस पॉइंट का इस एलिमेंट्री लेंथ से कितना डिस्टेंस है? ये तो वाई है, सो वाई स्क्वायर्ड। सो वाई स्क्वायर्ड, इससे आगे हम कह सकते हैं ये है 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर्ड के जगह हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट में ड्यू टू दिस एलिमेंट्री लेंथ एंड दिस एलिमेंट्री लेंथ। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, ये जो डीई है और ये जो डीई डैश्ड है, इन दोनों को हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट होगा कुछ इतना होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कुछ इतना होगा। उसी तरह से ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इतना होगा और इसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट कुछ इतना होगा। फिगर से ये क्लियर है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, अर्थात मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें मैथमेटिकली इसे कंप्यूट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखें यहां पर अगर मैं इसे कुछ इस तरह से जोड़ देता हूं और ये भी आर होगा, तो ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये एंगल, इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। तो उसी तरह से ये भी जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसका दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब देखें यहां पर दोनों हॉराइजेंटल कंपोनेंट है, तो अगर हम एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं या एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के साथ, तो हम कह सकते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसी लॉजिक से हम कहेंगे कि यहां पर ये एंगल थीटा होगा। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है इसके साथ, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां पर हमने कहा कि ये एंगल भी है थीटा। अब ये जो कंपोनेंट बनेगा यहां पर, ये जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट बनेगा इसका, ये कितना होगा? देखिए ये होगा डीई, इसका जो मैग्नीट्यूड है, चलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीई। सो डीई इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो कंपोनेंट है जो कि इस वेक्टर का हॉराइजेंटल कंपोनेंट है, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड डीई, दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर है, इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब देखें मैथमेटिकली हमने ये देख लिया कि दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर या फिर कहे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा हुआ कौन रहा? यहां पर एक वेक्टर जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये वेक्टर जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये है डीई इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट है, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, जो कि बराबर है डीई के, तो ये होगा डीई जो कि इसका मैग्नीट्यूड है इनटू साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के कारण जो चार कंपोनेंट्स बने उनमें से ये और ये कैंसल आउट हो गए, बचा रहा ये दोनों डी साइन ऑफ थीटा एंड डी साइन ऑफ थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए, सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसे हमने कहा कि ये है डीई नेट। सो ये बराबर होगा किसके? देखें ये बराबर होगा डीई इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस
DE इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 इंटू DE इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा को हम x और r के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ ऐसे कि साइन ऑफ थीटा, इस ट्राइंगल में देखें तो साइन ऑफ थीटा जैसे कि हमें पता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है y, तो y के जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड, क्योंकि y गिवन टर्म नहीं है, गिवन टर्म x और r है। सो साइन ऑफ थीटा के जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो इससे आगे हम कहेंगे कि ये बराबर होगा 2 इंटू DE इंटू साइन ऑफ थीटा के जगह हम लिखेंगे कि ये बराबर है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। तो ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के कारण। ऐसे तो बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। कुछ एलिमेंट्स आपको यहां पर मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, एलिमेंट्री लेंथ्स। तो उन सारे एलिमेंट्री लेंथ्स के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके लिए हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां जो एलिमेंट्री लेंथ बना उसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक और एलिमेंट्री लेंथ होगा। इसका मतलब हमेशा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होने वाला है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सरवाइव कर जाएगा हर एक जगह पे। यहां पर देखें जो एलिमेंट्री लेंथ है इसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक और एलिमेंट्री लेंथ है। सो इसके कारण बना हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये जो एलिमेंट्री चार्ज है या एलिमेंट्री लेंथ में सिचुएटेड चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हर एक का वर्टिकल कंपोनेंट बचा हुआ रहेगा, और हमने ये पता लगा लिया सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स के कारण होगा वो कितना होगा, वो कुछ इतना होगा। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE नेट के। सो इसका लिमिट हम आगे पुट करेंगे, उसके लिए देखें ये बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ DE नेट है 2 इंटू DE इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। अब देखें DE जो है, ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। सो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू DE के जगह 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। तो यहां पर इन दोनों टर्म्स को हम क्लब कर सकते हैं एक साथ, और हम इसे आगे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू DL डिवाइडेड बाय, ये x है, ये x है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3 ओवर 2। देखिए अगर मान ले कहा जाए a इंटू a का स्क्वायर रूट, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर हाफ। सो ये बन जाएगा a टू द पावर 1 प्लस हाफ, तो ये बन जाएगा a टू द पावर 3 ओवर 2। तो यहां देखिए ये टर्म और ये स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म एग्जैक्टली सेम है, कुछ इसी फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा इसके। अब देखिए इंटीग्रेट हमें करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो यही बन जाएगा इससे आगे 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू, यहां पर लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले जाएं, यहां पर x एक कांस्टेंट टर्म है, इसे भी हमने बाहर भेज दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड का पावर 3/2, तो ये भी बाहर चला गया। और इंटीग्रेट हमें करना है, किसे इंटीग्रेट करना है हमें, dl को। इसका मतलब ये जो dl इंटीग्रेटेड होगा, इसका लिमिट हमें चाहिए होगा। सो हमने यहां पर कहीं भी लिमिट पुट नहीं किया है, आप हो सके तो पुट कर ले, मैं यहीं पर सिर्फ लिमिट पुट करूंगा। तो लिमिट इसका क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्री लेंथ्स है सबके कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें ऐड करना है, इसी को तो हम कहते हैं डीएल का इंटीग्रेशन। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्री लेंथ है सबको जोड़ना है। अब देखिए जोड़ेंगे हम कैसे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पता कर रहे थे, सिर्फ दो एलिमेंट्स के कारण, यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ और यहां पर एलिमेंट्री लेंथ, दोनों के कारण बना हुआ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर रहे थे। सो जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे थे, इसका मतलब हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया, हमने इस एलिमेंट्री लेंथ को और इस एलिमेंट्री लेंथ को, दोनों को इंक्लूड किया है। अब आगे जब हम यहां पर और एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे, यहां पर मान ले एक और एलिमेंट्री लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उसमें तो हम इसे भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब आगे जब हम मान ले यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ और कंसीडर करेंगे यहां पर, तो जब हम इसे कंसीडर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के हिसाब से हमने तो इस एलिमेंट्री लेंथ को भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि इन दोनों के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सरवाइव करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और दो वर्टिकल कंपोनेंट को हमने जोड़ दिया है, यहां पर देखें दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये सिर्फ एक एलिमेंट्री लेंथ के कारण नहीं, दो एलिमेंट्री लेंथ के कारण बन रहा है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो जो हमारा कॉमन सा अप्रोच होता है कि सारे डीएल, जितने पॉसिबल डीएल्स है सबको जोड़ देना, लेकिन इस केस में हम सबको नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि जब हम एक एलिमेंट्री लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड का जो एलिमेंट्री लेंथ है उसे भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें कहां से कहां तक जोड़ना है, इसे हमने जोड़ दिया तो इसे भी ले लिया, कंसीडर कर लिया। इसे जैसे ही हम कंसीडर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड हो जाएगा, तो इसे कंसीडर करेंगे तो ये कंसीडर्ड हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर आधा, इस सर्कुलर लूप का आधा लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इवैल्यूएटेड होगा वो पूरे सर्कुलर लूप के लिए इवैल्यूएटेड होगा। इसका मतलब हम जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके पूरा सर्कल तक नहीं, अर्थात 2 पाई आर तक नहीं, बल्कि उसके आधा तक कंसीडर करेंगे। तो 2 पाई आर का आधा सर्कल, मतलब इसका लेंथ हो जाएगा पाई आर। इसका मतलब कि हम जब इसका लिमिट पुट करेंगे ये होगा 0 to पाई आर। यहां पर 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा। 2 पाई आर कब होता, किसी किसी जगह पे आप देखेंगे 2 पाई आर लिखा हुआ है, लेकिन जहां ये इंटीग्रेशन में 2 पाई आर कंसीडर किया जा रहा, वहां पर जो यहां डी नेट हम कंसीडर कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक डी साइन ऑफ थीटा को कंसीडर किया जाता है। अर्थात एलिमेंट्री लेंथ में जो चार्ज है उसके कारण बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट्री लेंथ में सिचुएटेड चार्ज के कारण कंसीडर किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जब नेट हम पता करेंगे तो पूरे जितने भी एलिमेंट्री लेंथ्स होंगे सबको कंसीडर करना होगा, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई आर। लेकिन हमने जो अप्रोच कंसीडर किया है, अप्रोच लिया है, उसमें हमने दोनों को कंसीडर कर लिया, इसे दोनों को, अर्थात दोनों एलिमेंट्री लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर कर लिया। तो हमारा जो लिमिट होगा ये होगा 0 to पाई आर। सो हमारा लिमिट ये होगा 0 to पाई आर। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटू 2 इंटू लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब देखें डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो वो एल बनेगा जिसका की लिमिट होगा 0 to पाई आर, तो ये बन जाएगा पाई आर माइनस 0, तो ये बन जाएगा पाई आर। तो इंटू पाई आर। सो इसे हम ऐसे रिफ्रेज कर सकते हैं कि ये
बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू पाई इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2। यहीं पर अगर हम लैम्डा के जगह क्यू यूज करना चाहते हैं, अर्थात जितना चार्ज दिया गया है उस चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो अगर हम लैम्डा के जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो क्यू के लिए भी इक्वेशन बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू पाई इंटू लैम्डा के जगह हम यूज करेंगे क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो लैम्डा को मैं बाद में लिख रहा हूं। सो 2 पाई इंटू आर इंटू एक्स। सो इंटू आर इंटू एक्स। अब लैम्डा के जगह हम लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का, इसे लिखे, ये है एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड, इसका होल टू द पावर 3/2। तो यहां देखे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो यही इक्वेशन अब बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2। तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब एक सर्कुलर लूप में हम कुछ चार्ज देते हैं, कितना चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज देते हैं, या फिर अगर कहा जाए कि उसमें कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तब इक्वेशन बन जाएगा ये। सो जब कुछ चार्ज देते हैं क्यू, तो ये बन जाएगा इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट एनी पॉइंट। और वो पॉइंट कैसा होगा, एक्स डिस्टेंस दूर होगा सेंटर से, और वो पॉइंट कहां पर रहेगा, वो पॉइंट उस सर्कुलर लूप के एक्सिस में रहेगा। अब एक स्पेशल केस हम कंसीडर करेंगे। वो स्पेशल केस ये है कि मान ले x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, इसका फिजिकल मीनिंग पहले समझ ले कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात वो पॉइंट सेंटर से 0 डिस्टेंस दूर होगा, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट सेंटर में ही होगा। सो स्पेशल केस एक कंसीडर करेंगे हम। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस कि x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पॉइंट इज एट सेंटर, अर्थात सेंटर में बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान ले कि ये सर्कुलर लूप है। अब हम सर्कुलर लूप को ऊपर से देख रहे हैं। ये सर्कुलर लूप है, इसका जो सेंटर है, यहां पर ये सेंटर है, और जो चार्ज है इस लूप पे वो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर जो एलिमेंट्री लेंथ है, उस एलिमेंट्री लेंथ पे जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा, बिल्कुल इस सरफेस पे, इस स्क्रीन के सरफेस पे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो यहां पर एक और एलिमेंट्री लेंथ होगा जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप कहीं भी एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करें, यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके अपोजिट साइड में एक और हमें एलिमेंट्री लेंथ मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट्री लेंथ से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो सेम है, और हर एक एलिमेंट्री लेंथ में जो चार्ज है उसका अमाउंट या उसका मैग्नीट्यूड वो भी सेम है। तो यहां ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सेंटर में वो 0 बनना चाहिए। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 0। एक बार इस इक्वेशन से देख लेते हैं। सो स्पेशल केस x इज इक्वल टू 0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस स्पेशल केस में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस इक्वेशन को पुट करके देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कहां से, सेंटर से, जो कि 0 है, x इज इक्वल टू 0। सो 0
इंटू क्यू, यहां x नहीं है, ये मल्टीप्लाइड विथ है, सो 0 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। यहां पर एक्स स्क्वायर्ड जो है ये 0 हो गया, सो एक्स स्क्वायर्ड इज 0, तो बचा हुआ रहा आर स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2, सो आर स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2, इसे हम कह सकते हैं आर टू द पावर 3, सो ये हो गया आर टू द पावर 3। तो देखिए 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0 एंड 0, ये तो न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये हो जाएगा 0 इस इक्वेशन के हिसाब से, जो कि हमने इंट्यूटिवली भी देखा इस फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा सेंटर में वो 0 बनना चाहिए।